नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान विस्तार में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ध्वनि कविता का सार पढ़ा था, अब हम उसी ध्वनि कविता के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। प्रश्न 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर होगा, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि के मन के उपवन में वसंत का आगमन हुआ है। अर्थात कवि में अभी नया जोश और उत्साह है, उसे अभी भी बहुत सारे नए काम करने हैं। वे युवा पीढ़ी को आलस्य से बाहर का एक नए और सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते देखना चाहते हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कि आलस्य त्यागो और अपने जीवन में एक जोश और उत्साह भरो। प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि बहुत सारे प्रयास करता है और कवि को ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि उनके जीवन में अभी वसंत आया है और कवि उस वसंत को अनंत तक विकसित करने के लिए उन फूलों की कलियों की स्थिति से निकाल कर उन्हें फूल बनाना चाहते हैं। अर्थात कवि युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने और संसार में अपनी खुशबू फैलाने की प्रेरणा देते हैं। कवि चाहते हैं कि युवा पीढ़ी अपना आलस्य त्याग कर अपने जीवन में जोश को भर लें। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए फूलों के ऊपर कोमल हाथ फेर कर उन्हें नींद से जगाना चाहता है। वे उनको चुस्त, प्राणवान और पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनके जीवन में नए उत्साह को भरकर उनके जीवन से आलस्य को दूर भगाना चाहता है ताकि उनमें एक नए उत्साह का संचार हो सके। अब इसी पुस्तक में दिए हुए गए हैं कविता से कुछ आगे के प्रश्न। अब हम उन प्रश्नों के उत्तर करेंगे। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जा सकता है? इसकी आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि वसंत सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होने लगती है। वसंत ऋतु में मौसम भी बड़ा सुहावना हो जाता है। इस ऋतु में पेड़ों पर पुराने पत्ते झड़ के उस पर नए पत्ते आने लगते हैं। आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से पीले दिखाई देते हैं। सरसों के फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। सरसों ऐसी लगती है मानो जैसे सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल अपनी कू की आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती रही। इस ऋतु में सब कुछ एकदम नया नया लगता और प्रकृति एक अलग ही छवि दिखती है। प्रश्न नंबर 2, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। वसंत ऋतु में मनाए जाने वाले इन त्योहारों में होली प्रमुख त्योहार है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार भी कहते हैं और ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार रंग और उमंग का अनुपम त्योहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और गर्मी का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। होली के संबंध में एक पुरानी कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका आग में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन होली खेली जाती है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि सभी अपने भेदभाव मिटा देते हैं और सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समय होता है। होली पर लोग आपसी भेद भुलाकर अपने शत्रुओं को भी गले लगाते हैं, परंतु कुछ अशोभनीय लोग इस त्योहार की भी पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उनके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम और एकता और सद्भावनाओं को बढ़ावा दें। होली के अवसर पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर और अपने भेदभाव भुलाकर प्रेम भावनाओं को बढ़ावा दें। प्रश्न नंबर 3, ऋतु परिवर्तन को जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप अपनी किन किन बातों से कर सकती है उसको लिखिए। इसका उत्तर होगा, ऋतु परिवर्तन का मानव जीवन और पेड़ पौधों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो मौसम में ही बदलाव आता है जिसके हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जैसे सर्दी जाते ही गर्मी आ जाती है और गर्मी के मौसम में कई जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी।
जो कि लोग सहन भी नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं। वहीं बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जिसके कारण कई जगह बाढ़ भी आ जाती है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब है अनुमान और कल्पना। इसमें भी कुछ प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। इसका पहला प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आम मुंह में बौर, भर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौ ठौ, सभी बंधन छूटे हैं। इन पंक्तियों में आम में बौर आने तथा होली का त्योहार का वर्णन है। इसके अलावा भौरों की आवाज करने और वातावरण में उन्मुक्त मस्ती छाने से पता चलता है कि इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का ही वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों का अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आनंद का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? इस प्रश्न का उत्तर होगा कि फूल पौधे वैसे तो सभी लोगों को लगाने चाहिए, पर कुछ लोगों को होता है जैसे फूल पौधों से प्रेम नहीं होता है, इसलिए हमें फूल पौधों के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। फूल पौधों को नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा का इंतजाम, उनकी उचित वृद्धि के लिए समय समय पर सिंचाई, खाद और उनकी अच्छी देखभाल करना, उन्हें खरपतवार और रोगों से बचाने का प्रयास करना, प्रातःकाल में पुष्पित पौधों पर प्यार से हाथ पैर फेरना और कभी कभी उनसे बातें करना, और फूलों को ना तोड़ना और ना ही किसी को इन्हें नष्ट करने देना, ताकि वे एक लंबे समय तक अपनी महक और सौंदर्य को बिखेर सकें। प्रश्न नंबर 3, कवि अपनी कविता में कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उनके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों में संबंध जुड़ सकता है। उन्हें नन्हे मुन्ने बालक को मां जगा रही है। इसका उत्तर है, उपयुक्त कार्यों को निम्नलिखित संदर्भों से जुड़ा कर देख सकते हैं। पहला, माली बाग में उलझी हुई लताओं को उनके सही स्थान पर फैला रहा है। दूसरा, छोटा बच्चा उपवन में उड़ती रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भाग भाग कर उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है। तीसरा, फूलों पर पड़ी ओस की बूंदों को निहार कर मुग्ध होना। और चौथा, वृद्धजन यानी बूढ़े लोग पार्क में बच्चों को घास नष्ट न करने तथा फूलों को तोड़ने से मना कर रहे हैं। अब इसी में कुछ है जिस पर भाषा पे बात की जाएगी। प्रश्न नंबर 1, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युगम पत्तों के लिए विश्लेषण का रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन है। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग भी होता है। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है, जो 3 बार खाती है वे 3 बार खाने लगी। और एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोग को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और बातों बातों में रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। इन पुनरावृत्त शब्दों का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे बातों बातों में प्रणय ने मेरा दिल जीत लिया है। रह रहकर बादल गरजते हैं और रह रहकर बिजली चमकती है। लाल लाल बाजार से लाल लाल टमाटर लेते हैं ना। सुबह सुबह पार्क में घूमने जाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रातों रात पुलिस ने रातों रात चोर को पकड़ लिया। घड़ी घड़ी, वो घड़ी घड़ी अपना फैसला बदल रहा है। कोमल घात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पाद विशेषण जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उससे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में घात, वसंत और पाद शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी एक विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द ज्ञात हो रही है। इन्हीं हिंदी विशेषणों में के समानता 4 प्रकार के गुण हैं: गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
इसका उत्तर होगा विशेषण के भेदों की संक्षिप्त परिभाषा और उदाहरण इस प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, जिसे विशेषण शब्द द्वारा विशेष्य के रूप में रंग, गुण, आकार आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे परिश्रमी, वीर, साहसी, धनी आदि। दूसरा, परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष्य की मात्रा का बोध कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ी सी चाय, 10 किलो चावल। इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाची, जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 पाव नमक, और दूसरा है अनिश्चित परिणामवाची, जैसे कुछ चाय, थोड़ी सी कॉफी, थोड़ा सा नमक। ये सब परिणामवाचक विशेषण के उदाहरण है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्दों विशेष्य के बारे में संख्या संबंधी जानकारी कराते हैं, जैसे 10 रुपये, कई लड़के, 5वां छात्र आदि इसके उदाहरण है। पर इसके भी दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, जैसे 2, 100 रुपये, 5वीं पुस्तक। अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कई छात्र, अनेक आदमी और कुछ मनुष्य आदि। चौथा है सार्वनामिक विशेषण, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इस विशेषण के बाद संज्ञा का होना बहुत आवश्यक होता है। इस विशेषण के बाद शब्द न होने पर यह सर्वनाम बन जाता है। उदाहरण के लिए, ये मकान बहुत ऊंचा है, वे मजदूर बहुत ही परिश्रमी हैं आदि। अब ये प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।